नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। 2023 जो बीत गया, पूरे वर्ष प्यार और बेवफाई के किस्सों ने खूब सुर्खियां बटोरा। 2023 जुलाई में आपको याद होगा, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का प्रकरण पूरा साल भर ट्रेंडिंग में रहा। उसने बहुत सी इनकम कराया। बहुत सी जो बेटियां इलाहाबाद या प्रयागराज या दिल्ली पढ़ने के लिए गई, उनको वापस आना पड़ा। एक तरह से समाज में एक नई बहस छिड़ गई। अभी जुलाई का महीना शुरू हुआ है। सेम शुरुआत में ही इस वर्ष भी वैसा ही केस नज़र आया। वहाँ पर ज्योति मौर्य एसडीएम बनने के बाद उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया। और यहाँ पर जो अभी ऋचा और नीरज विश्वकर्मा का एक नया प्रकरण आया है, जुलाई माह में झांसी का है। ये लेखपाल बनते ही इसने भी अपने पति को छोड़ दिया। लेकिन आपको मित्रों एक चीज़ आपको जानकारी देना चाहूँगा कि इन दोनों केस में, हालांकि आलोक मौर्य तो रोजगार में था, वो एक छोटा एम्प्लॉई था, लेकिन यहाँ पर तो ये मजदूर था। लेकिन पत्नियों ने बेवफाई अपने दोनों जगह पे पत्नियों की बेवफाई नज़र आती है। लेकिन एक रूपता अगर नज़र आती है तो एक लव मैरिज। ये दोनों ही प्रकरण लव मैरिज के थे, जहां हमारी सनातन संस्कृति पर आघात पहुंचेगा। हमारा जो परंपरावादी, जो हमारे यहाँ जो एक परंपरा चली आती है, जब हम अपने माता पिता के, अपने परिवार के सदस्यों को आप इग्नोर करोगे, अपनी मर्जी से शादी करोगे, तो ऐसा ही हश्र होगा जैसा ज्योति मौर्य के साथ हुआ, जैसा यहाँ पर ऋचा सोनी के साथ हुआ। कम से कम जब आप शादी हमारे यहाँ की जाती थी तो पुरानी जो परंपरा है, उसमें गन्ना देखा जाता था, गुण देखा जाता था, ग्रह नक्षत्र से मिलाए जाते थे। वो परंपरा अब टूट चुकी है, जिसके परिणाम अब सामने आ रहे हैं। अब मैं मित्रों मूल कहानी पर आपके आता हूँ। मूल कहानी है झांसी की, यही अभी जुलाई 2024 की, ऋचा और नीरज विश्वकर्मा की। एक लड़का डीएम ऑफिस के सामने झांसी में बैठा इंतजार कर रहा था किसी के आने का। वो सोच रहा था कि कोई आएगा और उससे मैं अपनी दिल की बात करूंगा। समय बीतता गया, नहीं आया। उसके बाद वो डीएम साहब के पास जाता है और कहता है कि साहब, मेरी पत्नी आज आई थी यहाँ पर, लेखपाल की में उसकी नियुक्ति हुई है, उसका नियुक्ति पत्र लेने आई थी। मैं सुबह से बैठा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक वो दिखाई नहीं दी। डीएम साहब भौचक्के रह गए। उन्होंने कहा, कैसी बात करते हो, नाम दीजिए पूरा। जब इसे नाम दिया, डिटेल दिया, तो उन्होंने लिस्ट में देखा तो ऋचा सोनी आ चुकी थी और वो पतली गली से पीछे के रास्ते से जा चुकी थी। लेकिन वहीं पर बैठा नीरज, उसको भनक तक नहीं लगी। नीरज अपनी कहानी बताता है कि सर, ऋचा सोनी जिसकी लेखपाल में नियुक्ति हुई है, ये मेरी पत्नी है और ये हमसे कोई, जब से इन्होंने नौकरी पाया है तब से हमसे कोई संपर्क नहीं कर रही। डीएम साहब भी भौचक रह जाते हैं, लेकिन वो कर ही क्या सकते थे। मित्रों ये कहानी है जिला झांसी की। जिला झांसी कोतवाली में एक मोहल्ला बड़ा गांव गेट के बाहर है, और वहाँ पर एक मोहल्ला है बाबा का आटा जगह है। वहाँ का रहने वाला नीरज विश्वकर्मा एक बढ़ई का काम करता था, कारपेंटर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। मुश्किल से 400-500 रुपये, 500 या 600 रुपये उसकी रोज़ की आमदनी। वो भी महीने में कितना दिन काम मिले इसकी कोई गारंटी नहीं थी। बगल कॉलोनी की रहने वाली सत्यम कॉलोनी थी। सत्यम कॉलोनी में एक लड़की रहती थी अपने परिवार के साथ, जिसका नाम था ऋचा। डेली काम से आते जाते समय उसकी निगाह ऋचा पर पड़ती है। ऋचा की निगाह भी नीरज के ऊपर पड़ती है। दोनों की आंखें मिल जाती हैं। उसके बाद जैसा होता रहा है, फिल्मों में आपने खूब देखा होगा, कहानियों में खूब सुना होगा, दोनों में प्यार परवान चढ़ने लगता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं।
डेली नीरज उधर से जाता, ऋचा उसका इंतज़ार करती और इन दोनों के बीच में बात कुछ आगे बढ़ी। साथ जीने मरने की कस्में खाए जैसा होता है। ये बात 2018 की है। 2018 के बाद इन दोनों का प्यार चलता रहा। उसके बाद आता है 2022। 2022 में इन दोनों ने फैसला कर लिया कि क्यों ना अब शादी कर ली जाए। लेकिन मित्रों, वही जैसा होता आया है। लड़की के परिवार वालों को जब पता लगा कि लड़का कारपेंटर का काम करता है, मजदूरी का काम करता है, तो उन्होंने विरोध कर दिया। लड़का उनको कतई नहीं पसंद था, वो भी इंटरकास्ट, मतलब वो सुन्नी बिरादरी की थी लड़की और लड़का बढ़ई था, विश्वकर्मा। हालांकि लड़की बहुत खूबसूरत थी, पढ़ने में बहुत तेज़ थी, उसके अंदर सारे गुण थे, लेकिन लड़की के पक्ष के लोग विरोध कर दिए। लड़का वाला चूंकि गरीब था, इनके पक्ष का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन जब देखा इन्होंने कि लड़की के पक्ष के लोग विरोध कर दिए, बात मेरी नहीं बन पाएगी, तो इन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई और परिवार से कोई मेल नहीं रखते हुए, परिवार की इच्छा के विपरीत, इन्होंने एक मंदिर है वहीं पर, ओरछा मंदिर, 2022 में इन्होंने शादी का फैसला ओरछा मंदिर में कर लिया। दोनों के बीच में शादी हो जाती है, हंसी खुशी सब चल रहा था मामला। एक दिन ऋचा अपने पति से कहती है कि सुनिए, हमको पढ़ाई करना है, हमको सरकारी नौकरी करनी है। ये बात सुनकर नीरज खुश हो जाता है। वो सोचता है भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि चलो मैं पूरा सहयोग दूंगा, मजदूरी में करता हूँ, जो कुछ मेरी कमाई है वो सब तुम्हारी ही है। कोचिंग में ले जाकर उसका दाखिला कराता है। ऋचा पढ़ने लगती है, पढ़ने में बहुत अव्वल थी। उसी बीच में 2022 में ही 2023 में लेखपाल की वैकेंसी आ जाती है। लेखपाल की वैकेंसी आती है, ऋचा फार्म भरती है। पढ़ाई में थी ही अच्छी, वो भी अपने पति को बहुत प्यार करती थी, पति भी उसको बहुत प्यार करता था। लेकिन एक समय आ जाता है कि रिजल्ट आ जाता है 2 जनवरी 2024 को, और ऋचा की किस्मत साथ देती है, वो लेखपाल बन जाती। घर में खुशियों का माहौल था। घर में क्या कि लड़की ऋचा के परिवार वालों तो थे ही नहीं, लेकिन बहुत खुश था नीरज, क्योंकि उसकी पत्नी लेखपाल बन चुकी थी। लेकिन अब उसके बुरे दिन यहीं से शुरू हो गई मित्रों, जिसको जानना आपको ज़रूरी है। 18 जनवरी को ऋचा कहती है कि हमें अपने कॉलेज जाना है, मैं अभी लौट कर आई हूँ। ऋचा अपने कॉलेज जाती है नीरज से पूछ के, लेकिन ऋचा फिर उसके बाद वापस नहीं आती है। बहुत परेशान हो जाता है नीरज, वो करे तो क्या करे। ऋचा के जितने संबंधी थे, जितने मित्र थे, सबके यहाँ पता करता है और अपने स्तर से पता लगाता है। उसके बाद ऋचा के माता पिता जो सत्यम कॉलोनी में रहते थे, उनके पास जाता है और कहता है कि आपकी बेटी 18 जनवरी से गायब है। लेकिन वहाँ भी कुछ पता नहीं लगता है। ऋचा के माता पिता इनकार कर देते हैं कि भैया यहाँ पर नहीं आई। तो वो फिर कोतवाली जाता है मजबूर होकर, और कोतवाली में जाके वो रिपोर्ट लिखाता है। कोतवाल साहब कहते हैं कि सारी डिटेल हमको दीजिए, मैं खुजवाता हूँ आपकी पत्नी को। सारी डिटेल देते हैं, जैसे पुलिस की फॉर्मेलिटी होती है। नीरज डिटेल देता है। पुलिस चंद घंटों में ऋचा सुनी को खोज लेती है। पुलिस में बैठाया जाता है। दरोगा जी दिखाते हैं ऋचा को। नीरज कहता है हाँ सर, यही मेरी ऋचा है। दोनों में बात शुरू करने सुलह समझौते का प्रयास किया जाता है, लेकिन ऋचा ने वहाँ पर ऐसा पैंतड़ा बदला जिसकी नीरज विश्वकर्मा कभी कल्पना नहीं करता था। ऋचा ने शादी से ही इनकार कर दिया था। वो कह रही थी सर मेरी इनसे कोई शादी नहीं हुई है, क्योंकि मेरा स्टेटस क्या, इनका स्टेटस का, ये एक मज़दूर हैं, मैं लेखपाल बन चुकी हूँ, हमारा इनका कोई तालमेल नहीं है, इसलिए मेरी कोई शादी नहीं। और हमको कोर्ट ने भी हमको इजाज़त दिया है लिविंग रिलेशनशिप के लिए। मैं लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी, लेकिन मैंने कोई शादी नहीं की। नीरज के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोच नहीं पाता है कि ऋचा ऐसे कैसे कर रही है।
ऋचा को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पुलिस वाले भी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात बनती नहीं। ऋचा फिर चली जाती है और उसके बाद थक हार कर नीरज विश्वकर्मा पारिवारिक न्यायालय में बात दर्ज करता है, जिसको कहते हैं विदाई का दावा करता है। वहाँ कोर्ट में जाता है, लेकिन वहाँ पर भी ऋचा बयान देने एक भी डेट पर नहीं आती है। बात बिगड़ चुकी थी। नीरज उम्मीद लगाए बैठा था, बहुत कोशिश कर रहा था कि किसी तरह ऋचा मान जाए, हम सारी उसके जितनी शर्तें हैं मानने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे साथ रहने के लिए राज़ी हो जाए। लेकिन ऋचा राज़ी नहीं हो गई। एक दिन ऐसा आ जाता है कि लेखपाल को जो नियुक्ति हो चुकी थी उनके प्रमाण पत्र देने का समय आता है। ऐसा लगता है कि सुनाई पड़ा कि डीएम साहब अपने हाथों से इनको प्रमाण पत्र देंगे। वो इंतज़ार कर रहा था नीरज अपने दिल की बात करने के लिए कि मैं इसी बहाने कम से कम ऋचा से बात करने का हमको मौका मिलेगा। वहाँ जाके मैं क्षमा याचना करूँगा, अपनी गलती की माफ़ी मांगूंगा। हो सकता है ऋचा का दिल पसीज जाए, घर को अपने बसा ले, घर टूटने से मेरा बच जाए। इसी उम्मीद के सहारे नीरज उसी ताक में बैठा था। इतने में वक्त आ जाता है 9 जुलाई 2024। 9 जुलाई 2024 की तिथि निर्धारित कर दी जाती है कि इस दिन डीएम साहब प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। नीरज डीएम ऑफिस के सामने जाके बैठ जाता है कि कब ऋचा इधर से गुजरेगी, लेकिन इसकी निगाहों का फेर कहिए कि 2-3 घंटा बीतने के बाद कहीं भी ऋचा दिखाई नहीं पड़ती है। थक हार कर वो डीएम साहब के पास जाता है और कहता है, साहब मेरी पत्नी है ऋचा। डीएम साहब पेपर अपना चेक करते हैं तो देखते हैं कि हाँ, ऋचा यहाँ आई और यहाँ से जा भी चुकी है। वो बताते हैं लेकिन डीएम साहब कर भी क्या सकते थे, मामला कोर्ट में चला गया था। जब मामला मित्रों कोर्ट में चला जाता है तो कोर्ट में ही उसकी सुनवाई होगी। डीएम साहब कुछ नहीं कर सकते थे उसमें। लेकिन ये मामला सुर्खियों खूब बटोरा। फिर वही कहानी आ गई ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की। मित्रों, अगर पति नौकरी में रहता है तब तो अपनी पत्नी को खिलाता है, उसका पालन पोषण करता है बच्चे की तरह। लेकिन अगर पत्नी नौकरी में आ जाती है, हमारे देश में कानून इतने मजबूत हो गए हैं लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर, कि पुरुषों की नहीं सुनी जा रही। आज के समय में पुरुष आयोग, पुरुष हेल्पलाइन, पुरुषों के लिए जितने प्लेटफार्म बनाए गए हैं, वैसे ही फोरम हमको महिलाओं के लिए जितने बनाए गए हैं, वैसे ही फोरम हमको पुरुषों के लिए ज़रूरत है। क्योंकि जब लव मैरिज होगी तो ये घटनाएं होंगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारी सनातन संस्कृति पर आप चलिए, जो हमारी परंपरा है उस पर चलिए, माता पिता को इग्नोर न कीजिए, नहीं तो यही हसर आपका भी होगा। नमस्कार, देखते रहिए अयोध्या दर्पण।